हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जिसे हम कह रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़। इसी चैनल पर इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल है और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। सो बेसिकली हम वो प्लेसेस डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों में किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रही हैं। तो और हम कोशिश कर रहे हैं उसको इन टोटल कवर करने की, सो दैट आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर प्लेस का मिल जाए और अगर वो एग्जाम में आता है तो आप वो क्वेश्चंस आंसर कर पाएं। ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है हर एग्जाम में, एंड अगर आप इसे एक अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आई एम श्योर दिस विल बी बेनिफिशियल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, दैट इज अबाउट काला पानी टेरिटरी। Now this is very very important. Please expect a question or two from this side. Now this was in news around November 2019. So हम basically नवंबर की ये न्यूज़ है जिसे डिस्कस कर रहे हैं। Now if you can see there is this little place called काला पानी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काला पानी नाम की एक जगह है जिसका ये पूरा विवाद है। तो देखिए हुआ क्या, आपको पता है इंडिया ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया। और हमने ये क्यों किया? बिकॉज आपको पता है वी केम अप विद द बाइफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका बाइफिकेशन हुआ, दो यूनियन टेरिटरीज बनी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इसी के बाद इंडिया ने अपना एक रिवाइज्ड पॉलिटिकल मैप इशू करा और इसी रिवीजन में ये टेरिटरी डिस्प्यूट में आ गई बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब हुआ क्या, इंडिया ने जो नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया उसमें हमने रिट्रीट की ये बात कि इस काला पानी रीजन पर हमारा हक है और हमारे मैप के हिसाब से ये काला पानी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। देखिए एक तो सवाल यही बनता है सीधा सीधा कि हमारे हिसाब से काला पानी इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? सो डोंट फॉरगेट इट इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। नाउ अब हुआ क्या था, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए जो काला पानी वाला एरिया ना, इट्स अ वैली एरिया जो कि हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसे। और उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे, इट इज कॉल्ड पिथौरागढ़। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑल्सो। पिथौरागढ़ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड जो ये काला पानी वाली जगह है हम इसे टेक्निकली पिथौरागढ़ में मानते हैं। वी हैव बीन एडमिनिस्ट्रिंग इट दिस वैली सिंस लॉन्ग। ये जो कैलाश मानसरोवर वाला रूट है इस पर ये फॉल करती है और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान देना, रिवर का नाम है काली रिवर। अब ये जो डिस्प्यूट है इसका एक बैकग्राउंड है, वहां मैं आपको ले चलती हूँ। एक ट्रीटी हुई थी, अगेन सी अ लॉट ऑफ फैक्ट्स कमिंग अप, यू कैन गेट अ क्वेश्चन। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सागुली। प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट इट, देयर इज अ ए हियर एज वेल। नाउ ये जो ट्रीटी है इट वाज साइंड बिटवीन किंगडम ऑफ नेपाल, बिकॉज नेपाल हैज बीन अ किंगडम, यू नो दैट, और ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। मैं बात कर रही हूँ 1816 की। 1816 में यहाँ पर एक एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी और वॉर के बाद ट्रीटी हुई। जैसे आप जानते हैं आफ्टर एवरी वॉर देयर वाज सम ट्रीटी और द अदर, तो इस समय पर यहाँ पर एंग्लो नेपाल वॉर होती है 1816 में और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगौली होती है बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी एंड दैट इज द ब्रिटिश इंडिया एंड द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये डिसाइड करते हैं कि जो काली रिवर है ना, ये इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री बनाएगी। तो जो काली रिवर है दैट वुड बी द फ्रंटियर और यही फ्रंटियर इंडिया का वेस्टर्न बाउंड्री बनाएगा विद नेपाल। ये डिसाइड किया था बाय ट्रीटी ऑफ संगौली। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए फ्रंटियर्स बाउंड्री आप जो है मैप पर बनाते हैं लेकिन फ्रंटियर्स तो नेचुरल होते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आप इस काली रिवर का सोर्स नहीं ढूंढ पा रहे थे। सो देयर वाज डिस्क्रिपेंसी इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ रिवर काली और आपने बना दिया काली रिवर को एज फ्रंटियर। तो दोनों ही एरियाज इस बात को लेकर डिस्प्यूट में आ गए कि काला पानी इंडिया का है या काला पानी नेपाल का। और नेपाल अपने मैप्स में टाइम एंड अगेन काला पानी को अपनी तरफ दिखाता है और इंडिया ने रिसेंटली इस इशू को फिर से न्यूज में आ गया क्योंकि हमने अपने मैप में काला पानी को, विच वी हैव बीन एडमिनिस्ट्रिंग ऑलरेडी, जो है उत्तराखंड का एज पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हमने वहां इसे दिखाया। सो दैट्स व्हाई अगेन दिस हैज कम अप इन न्यूज एंड प्लीज यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन द ट्रीटी, द ईयर ऑफ द ट्रीटी, अ थिंग और टू अबाउट द काली रिवर एज वेल, पिथौरा। मैं देखिए सब बता दे रही हूँ आपको, यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस लाइन, सो प्लीज रिमेंबर। वैसे इंडिया और नेपाल के बीच में एक जगह और डिस्प्यूटेड है, सिंस ये बात निकली है तो आप इसे भी एक बार ध्यान रख लीजिएगा। सुस्ता एरिया, देयर इज अ एरिया कॉल्ड सुस्ता एरिया। तो जैसे ये उत्तराखंड में काला पानी वाला एरिया ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक एरिया है सुस्ता। सुस्ता इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन इंडिया में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, एंड देन ऑफ कोर्स नेपाल। नाउ
ये जो सुस्ता है ये एक रिवर के किनारे है। आपने शायद इस रिवर का नाम सुना होगा, रिवर गंडक। तो देखिए 2 रिवर्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। काला पानी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको काली रिवर बताई थी और सुस्ता के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ रिवर गंडक। नाउ दैट इज वेरी वेरी फर्टाइल एरिया है, काफ़ी फर्टाइल एरिया है, बहुत ही एग्रीकल्चरली रिच एरिया है क्योंकि अलूवियल सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं गंडक लाकर। तो ये भी एक एरिया ऑफ डिस्प्यूट है। देखिए जब एक चीज़ न्यूज़ में आती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो दे कैन आस्क यू अबाउट सुस्ता। प्लीज रिमेंबर सुस्ता इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, अगेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। प्लीज ओके ना। बाय द वे काली की बात चल रही थी तो काली रिवर भी आप याद रखिएगा, इसको कई बार शारदा रिवर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। काली रिवर कह रहे हैं या शारदा रिवर कह रहे हैं, एक ही बात है। गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये भी आप बात ध्यान रखें। सो मोर और लेस जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। एक बार क्विकली इसको आप रिविजिट भी कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेस दैट वील बी टॉकिंग अबाउट इज पलाव। तो देखिए पलाव वॉज इन न्यूज बिकॉज पलाव हैज रिसेंटली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? देखिए 2015 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में और यहीं पर इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था। आइडिया ये था कि जो भी कंट्रीज विच आर फॉलिंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल फॉर्म एन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि सोलर एनर्जी को टैप किया जा सके, इस पर रिसर्च हो सके एंड वी कैन टैप ऑन दिस वेरी वेरी वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, इट गॉट वेरी सक्सेसफुल और इस बैंड के बियॉन्ड भी कई कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया एंड पलाव इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज टू ज्वाइन इट। सो देयर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि एज ऑफ नाउ दैट इज जून 2020 हाउ मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड देन आई also tell you an interesting fact in the comment box. Now moving ahead, पलाव के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा। पलाव has become the first country in the world to ban toxic sunscreen. देखिए इसके पीछे रीजन है, बिकॉज पलाव इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कोरल से बनी हुई है, ठीक है, और सनस्क्रीन की वजह से बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। तो उसे रोकने के लिए इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू बैन टॉक्सिक सनस्क्रीन। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी पलाव का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूएन की अगर मैं बात करूं तो यूएन हैज 6 ऑर्गन्स, बट इसका एक ऑर्गन ऐसा है जो अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है। ये सस्पेंडेड एनिमेशन का बेसिक मतलब ये है कि वो अभी काम नहीं कर रहा है। इट एग्जिस्ट बट इट डज नॉट वर्क। तो देखिए उस ऑर्गन का नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये था कि जो नई कंट्रीज, नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो अपना पॉलिटिकल सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, फाइनेंशियल सेटअप ये सब स्टैब्लिश कर सकें, और इसके लिए वो उन्हें मदद देती थी। एंड वंस द कंट्री वाज रेडी इट एग्जिस्टेड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो द लास्ट कंट्री और द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ यूएन वाज एक्चुअली पलाव, और ये मैं बात कर रही हूँ 1994 की। और उसके बाद से यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बीन इन सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये याद रखिएगा। These were some things about Palau. Let's move ahead. That we'll be talking about is Uzbekistan. तो देखिए उज़्बेकिस्तान इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने गए थे। इट वॉज द 18th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको CHG भी कहते हैं, ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड SCO। फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए थर्ड टाइम था कि इंडिया इस मीटिंग को अटेंड करने गया, बिकॉज 2017 में ही हमें इसका मेंबर बनाया गया था। इंडिया वाज मेड अ मेंबर ऑफ SCO इन 2017, सो बाय दैट थिंग इट वाज द थर्ड टाइम दैट वी विजिटेड और वी अटेंडेड द SCO मीटिंग। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, SCO इज एक्चुअली अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में ही ये बन गई थी, पर इंडिया को इसकी मेंबरशिप 2017 में मिली। और अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो इसमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। बीजिंग ऑफ कोर्स यू नो इज इन चाइना।
नाउ यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑफ ऑन व्हाट आर द 8 मेंबर कंट्रीज, तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं कि विच आर द 8 मेंबर कंट्रीज, यू कैन गेट अ क्वेश्चन. सो ऑफ कोर्स वन मैंने आपको बताया इंडिया, दूसरा याद रखिएगा खजाकिस्तान. इंडिया, खजाकिस्तान. Then remember China. I told you Beijing is the headquarter. Then Kyrgyzstan. Okay. पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान को एक साथ मेंबरशिप मिली थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं. रशिया. देन रिमेंबर तजिकिस्तान. और देखो मीटिंग कहां पर हुई थी, मैंने अभी आपको बताया, उज्बेकिस्तान. सो नाउ यू कैन सी 8 countries. So how you can remember is इंडिया एंड पाकिस्तान को 2017 में मिला, मैंने आपको बताया. चाइना में हेडक्वार्टर है, ऐसे याद रख सकते हैं. उज्बेकिस्तान में मीटिंग हुई थी अभी, ये याद रख सकते हैं. बाकी रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान. सो एज ऑफ टुडे देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज. प्लीज डोंट फॉरगेट. एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ SCO. यू मे गेट अ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर मैं उज्बेकिस्तान के बारे में ना आपको थोड़ा कुछ बताऊं, यू मे गेट अ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. बड़ा इंटरेस्टिंगली उज्बेकिस्तान इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री. नाउ व्हाट इज अ डबल लैंडलॉक कंट्री? तो देखिए, एक ऐसी कंट्री which is landlocked and is surrounded by those countries which are also landlocked. क्या मतलब है इसका? अगर मैं उज्बेकिस्तान आपको दिखाऊं तो इट हैज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान. ये वो सारी कंट्रीज हैं जो खुद भी लैंडलॉक्ड हैं. सो ऐसी कंट्री which is landlocked and is surrounded by those countries which are again landlocked. तो यहाँ पर ना कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप कह रहे हो ये लैंडलॉक है, पर मुझे तो अराल सी दिख रही है, पानी तो मुझे दिख रहा है. यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा. देखिए, लैंडलॉक का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी डायरेक्ट एक्सेस टू द सी नहीं है. पानी से यहाँ ये मतलब नहीं है कि इट शुड जस्ट बी अ सी. ओपन ओशन से आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. तो अगर मुझे उज्बेकिस्तान से बाहर निकलना है तो मैं क्या पानी के जरिए बाहर निकल सकती हूँ बिना किसी कंट्री की मदद के? नहीं. सो अराल सी यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करती. इसका कोई ओपन ओशन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका ओपन ओशन से डायरेक्ट कनेक्शन है. सो इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री. सो एनी कंट्री जिसका डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं है टू द ओपन ओशन, उसे हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं. और उज्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्री है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय दोज कंट्रीज which are landlocked themselves. And by the way, it was once used to be a part of USSR, जो अब of course रशिया है. और 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हुआ था, तब उज्बेकिस्तान जो है USSR से अलग हुआ था. और आजकल तो ये आपका अराल से भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है. जो अराल सी है, अगर आप देखेंगे, इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, खजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शेयर करते हैं इसको. और इसे आजकल कहा जा रहा है दुनिया का वर्स्ट एनवायरमेंटल डिजास्टर, क्योंकि बहुत तेज़ी से श्रिंक कर रही है. इट इज़ श्रिंकिंग एट अ वेरी हाई रेट and it is coming out to be the greatest disasters of our times. So please remember about Uzbekistan, and I guess you'll be able to answer a lot of questions here. Let's move ahead. That we'll talk about is Strait of Hormuz. देखिए, ये एक ऐसी जगह है जो आपको हर साल न्यूज़ में मिलेगी और इसीलिए हर बार क्वेश्चन भी बनाएगी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, फोकस करिएगा. तो देखिए, अभी ये क्यों न्यूज़ में रहा, मैं बात कर रही हूँ जनवरी 20 में ये न्यूज़ में रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. क्योंकि यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसे बोला हॉर्मोज पीस इनिशिएटिव. प्लीज रिमेंबर, इट इज कॉल्ड हॉर्मोज पीस इनिशिएटिव. अब ये है क्या? देखिए, ये ईरान में हुई थी मीटिंग. आप देख सकते हैं, आपको मैप में भी ईरान दिखेगा. सो दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन ईरान एंड द आइडिया वाज हाउ टू स्टेबलाइज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. क्योंकि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है और इसे स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो ईरान ने बोला कि क्यों ना हम पीस टॉक्स करें, इस एरिया में थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें. और इसे अटेंड भी किया इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने. ओमान ने अटेंड किया था, इंडिया ने, अफगानिस्तान ने, चाइना ने. सो इट वॉज मोर और लेस, ऑफ कोर्स ऑन पेपर ही चीज़ें हुई, कुछ बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आया. बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इसकी वजह से फिर से न्यूज़ में आ जाता है. तो एक बार देख लेते हैं क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसके बारे में. तो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसे सेपरेट करता है ये बात आप ध्यान रखिएगा. सो इट सेपरेट्स ईरान एंड ओमान. और लिंक देखिए किसको कर रहा है, मैं आपको अगर मैप की तरफ ले जाऊं तो सेपरेट्स ईरान एंड ओमान और लिंक कर रहा है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को. देखिए, अगर आपको स्ट्रेट की डेफिनेशन नहीं पता है तो पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ.
Strait is actually a narrow channel of water which connects two large water bodies. ये water body A है, water body B है. इसको अगर कोई narrow channel passage of water connect कर रहा है ना, उसको हम strait कहेंगे. So आप ये कह सकते हैं it is located between Iran and Oman और it separates Iran and Oman. But ये connect किसको कर रहा है ये ध्यान रखिएगा. Persian Gulf of one side and Gulf of Oman and Arabian Sea on the other. So it connects that. Definition याद रखिएगा strait की. अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक चोक पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ चोक पॉइंट. इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डेफिनेशन में इट इज अ चोक पॉइंट. नाउ व्हाट इज अ चोक पॉइंट? देखिए द डेफिनेशन ऑफ अ चोक पॉइंट इज ऐसा कोई भी चैनल जो बहुत नैरो है, बहुत जगह नहीं है, बट जहां की शिपिंग ट्रैफिक बहुत हाई है. तो देखिए जगह बहुत नैरो है, इट इज अ नैरो स्पेस, बट द शिपिंग ट्रैफिक इज वेरी हाई. ऐसी जगहों को चोक पॉइंट्स कहा जाता है एंड हॉर्मुज इज अ चोक पॉइंट. क्योंकि देखिए अगर आप इसकी मैं आपको इसकी बताऊं विड्थ, तो इट इज ओनली 33 किलोमीटर्स वाइड. इफ आई टॉक अबाउट द विड्थ, इट इज ओनली अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे इट इज ओनली 33 किलोमीटर्स. और जो शिपिंग लेन है वो तो 3 किलोमीटर्स है ऑन ईदर साइड्स, ईदर डायरेक्शंस, व्हिच इज वेरी वेरी लेस. बट यहाँ से इतना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, इतनी मूवमेंट ऑफ शिप्स है. ओपेक कंट्रीज, जो सारी ओपेक कंट्रीज है वो अपना सारा क्रूड ऑयल यहीं से निकालती हैं. एलपीजी का ये बहुत बड़ा रूट है इसका, इसलिए इसका स्टेबलाइज होना बहुत ज़रूरी है. एंड प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, ऑफ कोर्स न्यूज़ तो आपको याद ही रखनी है. हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव पूछ सकते हैं किसने लेड किया था. इट वाज बाय ईरान. आइडिया क्या है यहाँ पर पीस लाने का? अटेंड किसने करी? ओमान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना. But also remember the geographical facts about Strait of Hormuz. By the way, इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है ये. अगर मैं ऑयल के टर्म्स में बात करूं तो हम अपना 2/3 ऑयल इसी चैनल से लेकर आते हैं. एंड हाफ ऑफ आर, बाय द वे, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे आप कहते हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू आती है. सो प्लीज प्लीज रिमेंबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, रिमेंबर पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ईरान, ओमान, ये भी याद रखें आप. वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ चोक पॉइंट. So let's move ahead and see the next place in news. I have a great hunt about this that you may get a question on this. I mean, I really feel that इस बार कोई ना कोई सवाल ज़रूर बनना चाहिए. So this is about creation of Indonesia's new administrative capital. अब आप मैप में देख रहे हैं एक ईस्ट कलिमंतन नाम से एक जगह है और यही इंडोनेशिया की नई कैपिटल होने वाली है. इनफैक्ट इट्स ऑल सेट टू बी वन. तो देखिए हुआ क्या, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया. वैसे बाय द वे अभी इंडोनेशिया की जो प्रेजेंट कैपिटल है वो जकार्ता है. तो इन्होंने डिसाइड किया है दैट दे विल बी रीलोकेटिंग द कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू ईस्ट कलिमंतन. ये जो ईस्ट कलिमंतन है बाय द वे इज इन वन ऑफ द आइलैंड्स व्हिच इज कॉल्ड बोर्नियो आइलैंड. आपको पता होगा इंडोनेशिया एक आर्कीपेलागो है. आर्कीपेलागो का मतलब मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है. आर्कीपेलागो क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ आइलैंड. आइलैंड्स की एक चेन बनी रहती है. तो ये भी एक आर्कीपेलागो है. इंडोनेशिया में और भी आइलैंड्स आपको मिलते हैं. तो इनमें से जिस आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ जहां पर ये ईस्ट कलिमंतन है, दैट इज दी बोर्नियो आइलैंड. ये याद रखिएगा. अभी जो इनकी कैपिटल है दैट इज जकार्ता एंड वेयर दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट इज इन द बोर्नियो आइलैंड व्हिच इज कॉल्ड कलिमंतन. देखिए अगर मैं जकार्ता की बात करूं तो ये इंडोनेशिया की लार्जेस्ट सिटी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है. ये आपको मिलती है जावा आइलैंड में. दोनों में प्लीज कंफ्यूज ना हो. मैंने आपको बोला एक आइलैंड नहीं, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो जावा आइलैंड में जकार्ता है और जो अब बनाना चाह रहे हैं वो ईस्ट कलिमंतन है. वो कौन से आइलैंड में है? बोर्नियो आइलैंड में. एंड जावा इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड्स इन द वर्ल्ड. ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. ना ऑफ कोर्स ये ऐसे ही तो नहीं कर रहे होंगे, रीजंस हैं इसके. अगर मैं जकार्ता की बात करूं तो जकार्ता वाज एक्चुअली बिल्ट ऑन अ मार्शी लैंड. मार्श लैंड था ये और इसीलिए इट इज वेरी प्रोन टू सबमर्जेंस. ऐसा बोला जाता है, रिसर्चेस ये कहती हैं दैट इट इज अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज. बहुत जल्दी से ये सिंक हो रही है. और देखिए यहाँ पर बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, गवर्नेंस, फाइनेंस, ट्रेड, तो यहाँ पर रिलेंटलेस कंस्ट्रक्शन हुआ है. एनवायरनमेंट का कोई ध्यान नहीं रखा गया और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है. और इसी वजह से जो पानी है वो ग्राउंड में सीपन नहीं कर पा रहा है और बहुत ज़्यादा रन ऑफ्स हो रहे हैं यहाँ पर. सो प्रिडिक्शन है दैट दिस सिटी में एक्चुअली बी सबमर्ज्ड इन फ्यूचर. तो एक प्रेपरेटरी ग्राउंड के लिए डिसाइड किया गया है कि जो है ईस्ट कमिल्तान में
साइट रीलोकेट कर दी जाएगी। एंड अगेन इट वाज अगेन इस पे भी बहुत सारे लोगों का आपत्ति जताई है, बिकॉज इट इज़ अ फॉरेस्टेड एरिया, और ये एक समय पर तो पूरा रेन फॉरेस्ट से कवर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया भी ये है। तो अगेन देयर हैव बीन एनवायरमेंटलिस्ट हु आर सेइंग कि यहाँ पर शिफ्ट करने से इस रीजन की जोग्राफी को बहुत इम्पैक्ट होगा, पर आपके मार्क्स को क्या इम्पैक्ट होगा ये याद रख लें और ध्यान रख लें कि जो नया कैपिटल है दैट इज ईस्ट कलिमंतन, एंड प्लीज बोर्नियो आइलैंड, Java, Indonesia. Please remember, you may get a question on this. So that's it about part 3 of this video. But of course, I'll be coming up with a part 4 as well. अगर आपने इसका part 1 और part 2 नहीं देखा है, तो please go and watch it, because that way you'll be able to cover a lot of places. So all the best everyone. See you.